नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम सुपर 100 प्रवेश परीक्षा 2024-25 नीट में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिजिक्स के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले दिख रहा है, यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिकी, ये इंग्लिश में दिया गया है और यहाँ पर हिंदी में। तो इसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। इसके लिए ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन इसका कारण क्या है कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की प्रकाश किरण कैसे बनती है, समांतर बनती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि चित्र में दर्शाए, ये चित्र है आपको इसमें दिख रहा है, ये जो ए है, ये पर कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है, फिर इस पर से यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब है, और यहाँ से जाएगी किधर, यहाँ से जाएगी ये इस साइड में, और यहाँ टकराने के बाद फिर से एक किसी न किसी ओर निकल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक किधर किधर जा सकती है, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बन रहा है, और यहाँ से टकराने के बाद ये फिर आएगी इस तरफ। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर भी कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 25 डिग्री है, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 25 डिग्री ये हो गया, और इसके बीच अब देखिए 25 डिग्री ये है, तो यहाँ भी 25 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी ये हमारा आपका ऐसे आएगा। ठीक है, 25 डिग्री और 25 डिग्री बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। आप लोग करिए, देखिए कितना आ रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर दिया है। थोड़ा भी अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो क्योंकि ये आपतन कोण हो रहा है, क्यों आ रही है आपतन किरण, और यहाँ पर जा करके परावर्तित हो जाएगी, तो जितने मतलब इसका जितना कोण बन रहा है यानी 25 डिग्री की, तो वहाँ पर जो परावर्तित किरण हो जाएगी, तो वो उसमें 90 माइनस में इसको कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से निकल आता है। यानी 90 माइनस 25 जब हम लोग करते हैं तो देखिए कितना आता है, 90 माइनस जब 25 करेंगे तो आपका 65 आता है। कितना आता है, 65। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन नंबर डी 115। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वायु में कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ चार विद्यार्थी दिया गया है कि इसमें चित्र में दर्शाए गए के अनुसार आरेखित किया गया है, इनमें से कौन सा सही है। तो क्या बोल रहा है कि वायु से कांच में के आयताकार स्लैब पर आपतित प्रकाश की किरण, देखिए जब एक एयर दिया है और एक कांच का कोई भी सामान दिया गया है, वस्तु है, तो क्या हो रहा है कि जब यहाँ से एक कांच की वस्तु पर आ रही है तो क्या करता है, क्या सीधे वहाँ से नीचे आता है फिर इधर जाता है, या फिर एकदम सीधे पार हो जाता है, या फिर थोड़ा सा विक्षेप इसमें उत्पन्न होता है, या फिर ये सीधे इधर जा करके ऐसे निकलता है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर आती है फिर ऐसे मुड़ती है यहाँ और फिर ऐसे निकल जाती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल अवतल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है केवल समतल दर्पण के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है समतल दर्पण एवं अवतल दर्पण दोनों के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है कि कोई एक बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह क्या देख रहा है, वह देखता है कि
उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा दिख रहा है, यानी ये दर्पण है, आदमी खड़ा है यहाँ पर, अब देख रहा है उसका सिर ही बड़ा दिख रहा है, उसका शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मैजिक दर्पण में शीर्ष के दर्पण के संयोजन का क्रम क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, समतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण या समतल दर्पण, अवतल दर्पण समतल दर्पण उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण समतल दर्पण अवतल दर्पण। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन नंबर डी है परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। ठीक है ना, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है इसका कारण भी अब जानना जरूरी होता है। ये लगाया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि परावर्तित प्रकाश की किरणें, जो परावर्तित प्रकाश की मान लीजिए आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करती हैं, समांतर मिल सकें। ठीक है, आने वाली परावर्तित प्रकाश की किरण जो हो जाती है परावर्तित प्रकाश की किरण समांतर मिल सके, जिसके माध्यम से हम लंबी दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये रिपीटेड प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो अब इस प्रश्न में हमको क्या करना है, देखिए इसमें हम लोग दो तीन चीज़ का पहले से तो फार्मूला का यूज करके निकाल लेंगे एकदम आसानी तरीके से। तो इसमें दिया क्या क्या चीज़ है हम लोग ये देखते हैं। तो इसमें हमारा आपतन कोण दिया गया है। आपतन कोण आई का वैल्यू कितना हो जाता है, आई का वैल्यू 60 है, और अपवर्तन कोण आर का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो स्ले के नियम के अनुसार जब हम लोग प्रयोग करते हैं, एक स्नेल के नियम के अनुसार जब हम लोग जाते हैं तो माध्यम ए के संबंध में माध्यम बी का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम ए बी है और माध्यम ए के संबंध में माध्यम बी का अपवर्तनांक जब हम लोग देते हैं, माध्यम बी है, यहाँ पर माध्यम ए है। ठीक है, तो इसमें इसका जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा, एन बी ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसका हम लोग प्रयोग करके रख लेंगे। तो साइन आई का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 60 डिग्री। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, कि साइन आई का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। अब हमको साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बटे, और साइन 45 डिग्री का मान 1/2 हो गया। तो √3/2 हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जब 1/2 है इसको जब हम लोग डिवाइडेड में है यहाँ पर देख रहे हैं, जब इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ए हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हमारा कट जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर √2 होगा, 1/√2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये हमारा कटेगा, लेकिन यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो हमारा से क्या निकल के आएगा, √3/√2। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, √3/√2 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दे रहा है कि वाहनों के पश्च दृश्य, जैसे देखिए क्या होता है, वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण की वरीयता देने का क्या कारण है। तो अब देखिए इसका जो हमारा ऑप्शन है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से क्या हमारे इसका सही उत्तर हो सकता है। पहला क्या बोल रहा है, इसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यहाँ पर बोला है सदैव सीधा बनता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इस क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसमें समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इसमें समतल दर्पण की तुलना में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई बनते हैं और यह समतल दर्पण की तुलना में सस्ता होता है। तो अब देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है कि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है, क्या बनाता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि कैसा होता है, बड़ा होता है या छोटा, तो छोटा होता है। परंतु इस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी देखने का जो क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जिससे मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका हम लोग बहुत दूर तक देख लेते हैं इससे, ठीक है।
और इसकी जो बाहर के जो होते हैं हमारा ये तो एक वक्र होता है, ये इस तरीके से रहता है। जब आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो वक्र के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए उपयोग करता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण की तुलना में अधिक क्षेत्र का विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। ये भी हमारा सही लग रहा है और सदैव सीधा भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सीधा नहीं बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। क्या बनता है, सदैव सीधा बनता है और छोटा, लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है सदैव सीधा बनता है। तो हम लोग को यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गए कि हमारा ए नंबर सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें समतल दर्पण की तुलना में स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये तो क्लियर कहीं नहीं बताया गया है कि जो जब आप पढ़ते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, तो ये कहीं नहीं आप पाएंगे, सॉरी समतल दर्पण में तो कहीं नहीं पाएंगे कि ये स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। यानी हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हमको कन्फ्यूजन है, यानी सारे बच्चों को ज़्यादातर यही है। तो संभवतः या फिर आयोग जो MPSOS जो है तो शायद इस प्रश्न को कैंसिल कर सकता है और या फिर इन दोनों को आंसर मान सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि उसमें वास्तविक आंसर में इसका आंसर क्या आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो अब बताए 2 मीटर क्या अधिक दूर होता है या फिर नज़दीक का है। तो आपको ये पता होना चाहिए 2 मीटर से अधिक की दूरी को बिंब को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है, उसकी क्षमता क्या होगी, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। इसमें हमारे ऑप्शन ए दिए गए हैं। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के। तो अब मैं इसका थोड़ा सा आपको सोल्यूशन बता दूँ इसका। तो जो एक व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता है। किस लेंस की, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता है। और इसकी क्षमता क्या होती है अवतल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यानी हमारा आंसर ऋणात्मक वाला ही होगा, या फिर -0.5 डायोप्टर या फिर 0.2 डायोप्टर। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से क्या होगा। क्या वस्तु की दूरी दी गई है, यू की वैल्यू नहीं, यू की वैल्यू नहीं हमको मालूम है। ठीक है, यानी वो हो भी सकती है तो इन्फिनिटी हो सकती है, तो हमको नहीं मालूम है अभी। और क्या भी की वैल्यू दिया गया है, भी की वैल्यू हमको दिया है -2 मीटर। अब देख लेते हैं लेंस के सूत्र का उपयोग करके 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसका प्रयोग करेंगे। जब हम लोग इसमें देखते हैं तो 1/v का वैल्यू क्या है 1/2 -2 और माइनस इसमें तो हमको, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे। 1/f इक्वल टू 1/-2। तो यहाँ पर हमारा f का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मतलब f का वैल्यू हमारा -2 मीटर है। क्या है, f का वैल्यू -2 मीटर। अब हमको देखिए क्या क्षमता निकालना है, क्षमता यानी क्षमता जब हम लोग पावर निकालेंगे तो पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है। मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में होता है तो 100/f होता है। तो 1/f बराबर 1/2 मीटर, -2 में है तो क्या हो गया 0. जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। और एक इसमें है माइनस में है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र के चित्र का अध्ययन ये आपको करना है। ये मानव का नेत्र है, इसमें A, B, C और D आपको दिख रहा है। ए इसको हम लोग A से प्रेजेंट किए हैं, ए वाला पार्ट B से, ए वाला पार्ट C से और ए वाला पार्ट D से। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कार्निया को नामांकित करना है। तो इसमें कार्निया कौन सा है, ए वाला क्या कार्निया है या बी वाला कार्निया है या सी वाला या फिर डी वाला। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, उसमें आपका 10 से अधिक आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको कैसा लगा इसका फीडबैक देना बिल्कुल आप लोग न भूलें। आपको जैसा भी लगे तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।